हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है जाहिद रीम और स्वागत करते हैं आपको मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इस चैप्टर में हम पहले डिसाइड करेंगे कि हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। तो ये तीन चीजें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप उसको बोलोगे कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन एक अल्टीमेट रूल बुक है। ये वो किताब है जिसमें रूल्स मेंशन किए गए हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हमारी कंट्री जो है वो रन होती है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री चलती है। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बुक ऑफ रूल्स हैं, या कुछ कुछ और बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है ये एक अल्टीमेट रूल बुक है, या हम इसको बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री जो है वो रन करती है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री चलती है। और ये सिर्फ एक लॉ नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ लॉ नहीं है, बल्कि इसमें हमारे चार क्रूशियल फंक्शंस दिए गए हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ठीक है बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिर्फ एक लॉ किताब नहीं है, बल्कि इसमें चार जो है वो क्रूशियल फंक्शंस दिए गए हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो कोई भी फसाद हमारी सोसाइटी में क्रिएट नहीं होता है। अब वो चार क्रूशियल फंक्शंस क्या क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला है सेट बेसिक रूल्स फॉर द कोऑर्डिनेशन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कुछ रूल्स लाता है यूनिटी के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। जितने भी हमारी सोसाइटी में जो है वो डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, डिफरेंट मजहब के लोग रहते हैं, उनके बीच में ये कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स सेट करता है जिसकी वजह से सोसाइटी में जो है वो एक कोऑर्डिनेशन आती है, यूनिटी आता है। उसके बाद ये करता है एलोकेट्स डिसीजन मेकिंग पावर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें एक फंक्शन है कि ये बताता है कि किसके हाथ में पावर है, कौन जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन लॉ बनाएगा, कौन लॉ को डिसाइड करेगा। उसके बाद इसका एक और फंक्शन है लिमिट्स गवर्नमेंट इम्पोजिशन। ये गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ताकि सिटीजन्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद अनेबल्स सोसाइटियल एस्पिरेशन। आपको पता ही होगा कि सोसाइटी में जो है लोगों के कुछ गोल्स होते हैं, सोसाइटी के कुछ गोल्स होते हैं। उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोसाइटी को हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। इन चार चीजों को हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। ये चार चीजें जो हैं जो क्या क्या बताते हैं चीजें, और किस तरीके से हम उनको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। पहला चीज है वो, पहला फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस का। आपको पता ही होगा कि हमारी कंट्री में जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसीलिए हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे देश में जो है वो डिफरेंट मजहब के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट कलर के लोग रहते हैं। किसी के पास अपनी स्टेट की जो लैंग्वेज है, या दूसरे स्टेट के पास अपनी खुद की लैंग्वेज है, इसीलिए डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डाइवर्सिटी है, और उन डाइवर्सिटी में जो है वो यूनिटी भी है, इसीलिए हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको पता ही होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। ये पहले सवाल होता है सभी लोगों के दिमाग में, ये सवाल होता है कि भाई अगर इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर कुछ और क्यों नहीं है। तो हमारी जो सोसाइटी है ये बेसिकली डाइवर्स है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारी सोसाइटी में वो डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, और डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग रहते हैं, डिफरेंट टेस्ट के लोग रहते हैं। तो उनमें जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए, उनमें यूनिटी के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रूल्स को सेट करता है जिसकी वजह से सोसाइटी में कोई भी फसाद क्रिएट नहीं होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हर किसी सिटीजन को फंडामेंटल एश्योरेंस देता है कि जो जितने भी जो रूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है कि अगर आपको सोसाइटी में रहना होगा तो आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको जो है वो रात को गाने वगैरह नहीं चलाने हैं, या आपको सोसाइटी में जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं करता है, नहीं करना है। तो कुछ रूल्स जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है एक सोसाइटी में, जिसकी वजह से सोसाइटी में जो है वो कोई भी
फितना या फसाद क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ये कुछ रूल्स सेट करता है जिसकी वजह से सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन या यूनिटी बरकरार रहती है। दूसरा है, दूसरा फंक्शन जो है वो है डिसीजन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि किसके पास में भाई पावर है, कौन डिसाइड करेगा कि क्या क्या पावर्स होने चाहिए सोसाइटी में या एक देश में क्या क्या पावर्स होने चाहिए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। ये पहले बोलता है कि हु होल्ड द पावर, भाई किसके हाथ में पावर है और ये पावर क्यों है। ठीक है, और कौन डिसाइड करेगा कि क्या क्या लॉ होना चाहिए। क्या मोनार्की करेगी डिसाइड कि हमारे सोसाइटी में क्या पावर होनी चाहिए, क्या लोग डायरेक्ट डिसाइड करेंगे हमारे सोसाइटी में क्या पावर्स होनी चाहिए या क्या रूल्स होने चाहिए, या कोई सिंगल डोमिनेंट पार्टी डिसाइड करेगी कि हमारी सोसाइटी में क्या पावर्स होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको खुद ब खुद आंसर पता होगा कि इनमें से कोई भी डिसाइड नहीं करता है कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या पावर्स होते हैं, बल्कि डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है हमारे देश में जो है वो या हमारी सोसाइटी में कौन कौन से रूल्स होने चाहिए जिसकी वजह से सोसाइटी या कंट्री में कोई भी दंगे या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो दूसरा फंक्शन जो है डिसीजन मेकिंग का, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है जो डिसाइड करता है कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए हमारे देश में। दो फंक्शन आपको समझ में आए, बहुत इजी है। अब चलते हैं हम तीसरे फंक्शन पे। तीसरा फंक्शन है लिमिटिंग गवर्नमेंट पावर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो तीसरा फंक्शन है ये गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट करता है। अब गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट कैसे कर सकता है, देखो हम सब लोगों के पास फ्रीडम है। ठीक है, आपके पास भी फ्रीडम है और मेरे पास भी फ्रीडम है। ठीक है, हमारे पास फ्रीडम है, हम अपना मजहब को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारी जो थॉट्स है हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम अपने ख्यालों का इजहार कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ पावर्स हैं जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। दूसरा दूसरा चीज जो है हमारे पास इक्वेलिटी है। ठीक है, हर किसी सिटीजन को इंडिया में इक्वल राइट्स मिलते हैं। अगर कोई अमीर बाप का बेटा है या कोई अमीर कास्ट का बंदा है तो हर किसी बंदे को सेम राइट्स हैं, कोई भी बंदा लॉ के सामने बड़ा नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, अगर कभी कभार जो है कभी कभार कोई सरकार जो है वो कोई कुछ लॉ लाती है या कोई कानून लाता है जिसकी वजह से इस सिटीजन के फ्रीडम के ऊपर कोई असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर कल को सरकार ने कोई लॉ लाया कि हाँ इंडिया में जो है वो हिंदू हिंदू लोग पूजा नहीं कर सकते या मुस्लिम लोग पूजा नहीं कर सकते या क्रिश्चियन लोग जो है इबादत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर फ्रीडम के ऊपर असर पड़ता है, सिटीजन की फ्रीडम के ऊपर असर पड़ता है। तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता है कि भाई साहब ये तो अलाउड नहीं है। तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर लिमिटेशन लगा लेता है ताकि सिटीजन सेफ रहे। ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्शन देता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन है ये आपको प्रोटेक्शन देता है कि आपके राइट्स के साथ गवर्नमेंट कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो यहां पर आपको ये प्रोटेक्शन देता है। कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन 3 जो कि बताता है लिमिटिंग गवर्नमेंट पावर्स, जो गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट करता है ताकि सिटीजन के ऊपर कोई भी सिटीजन के राइट्स के ऊपर कोई भी असर ना पड़े। ठीक है, यहां तक समझ में आया, बहुत ईजी है। फोर्थ फंक्शन जो है वो है एस्पायरेशंस एंड गोल्स। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सोसाइटी में कुछ गोल्स होते हैं या कंट्री में कुछ गोल्स होते हैं। हमें सोसाइटी आज यहाँ है, हमें सोसाइटी को 5 साल के बाद कहाँ लेके जाना है। ठीक है, अब ए पॉजिटिव फ्रेमवर्क, जितने भी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, लाइक इंडिया का मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है या यूके का मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है या अमेरिका का मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिर्फ रूल्स ही नहीं बनाते, ये सिर्फ रूल्स ही नहीं बनाते। रूल्स के अलावा जो है ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव प्रोग्रेसिव एक्शंस लेते हैं। ये गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि आप वो एक्शंस लो, वो पॉजिटिव एक्शंस लो जिसकी वजह से सोसाइटी में जो है वो खुशहाली आए, सोसाइटी प्रोग्रेस करे या सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आए। यहां तक आपको बात समझ आई। फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जितने भी सोसाइटी में गोल्स या एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये सरकार को बोलता है कि आप कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले लो, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स आप ले लो जिसकी वजह से सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आए, सोसाइटी तरक्की करे। ठीक है, उसके बाद ये मिसाल के तौर पर अगर हमारी सोसाइटी में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, ठीक है,
सोसाइटी में जो है वो गोरे लोग जो है वो काले लोगों को मतलब अलाउ नहीं करते हैं मंदिर में या मस्जिद में अलाउ नहीं करते हैं। वहां पर क्या करेगा, वहां पर सरकार जो है वो कोई कानून लाएगा जिसमें वो बोलेगा कि भाई साहब, आप जो डिस्क्रिमिनेशन करते हो, भेदभाव जो आप करते हो कलर के बेस पे, ये आप मत कीजिए। अगर आप कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हो, आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई होने वाली है। जब सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी तो सोसाइटी में खुद ब खुद जो है वो इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ आया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये जो फोर्थ फंक्शन है, ये बोलता है कि अगर हम सोसाइटी में जो है वो एजुकेशन लाएंगे या कुछ इंप्रूव, ऐसी चीजें इंप्रूव करेंगे सोसाइटी में, सोसाइटी जो है वो दिन ब दिन इंप्रूव हो जाएगी, सोसाइटी में जो है वो डेवलपमेंट आ जाएगी। मिसाल के तौर पर कास्टिज्म को खत्म करेगी, एजुकेशन के ऊपर और ज्यादा फोकस करेगी, जो गर्ल एजुकेशन है या चाइल्ड एजुकेशन है उनके ऊपर और ज्यादा फोकस करेगी, जिसकी वजह से सोसाइटी में सभी लोग पढ़ेंगे और पढ़ के वो कुछ बनेंगे और कल को वो सोसाइटी के लिए कुछ भला काम या अच्छा काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए इंडिया में जो है वो एक विजनरी रूल है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनको हम आगे आगे जो है वो डिस्कस करेंगे, किस तरीके से डीपीएसपी जो है वो समाज के लिए जो है इंप्रूवमेंट करने का एक प्रोसेस है। अगर आपको समाज में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप डीपीएसपी के थ्रू समाज को इंप्रूव या डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, इसको हम आगे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको ये चीज नहीं समझनी है, आगे वाले चैप्टर में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चार फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, किस तरीके से चार फंक्शन जो हैं वो अपनी तरीके से काम करते हैं। अब हम आते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कहां से हमने आइडिया लाया, किस तरीके से हमने फ्रेम किया, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसको बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई साहब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका है ये किसने बनाया, तो आप बोलोगे भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली सिटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कुछ लीडर्स आते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए और इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसकी वजह से हम कंट्री को चलाएंगे। तो 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारी शुरू होती है। कहां पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 में क्या होता है कि एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है ये हम अभी मैं आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या चीज है। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरीके से तैयार होता है। कब, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से तैयार हो जाता है। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 जन 1950 को फिर लागू होता है देश में। तो कंट्री में जो है वो कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 में फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में लागू होता है। ठीक है, आया समझ कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताया वो बेसिकली क्या चीज था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या चीज था, इसको बेसिकली नेहरू जी ने लाया। ठीक है, इसको नेहरू जी ने लाया। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये बेसिकली डिफाइन कर रहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है उसमें क्या क्या चीजें होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होगा, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगे, ये कौन बता रहा है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं या क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में होगी। इसमें बेसिकली क्या था, इसमें कुछ की रूल्स थे। इसमें मेंशन किया गया था कि इंडिया जो है वो सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और इंडिया में जो है वो जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगा और फ्रेटर्निटी होगा। ठीक है, ये चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन किए गए थे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीजें मेंशन होंगे कि इंडिया जो है ये सॉवरेन स्टेट है, इसमें बाहर की कोई भी कंट्री यहाँ के मसलों में जो है वो नहीं उतरेगी, या इंडिया जो है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, या इंडिया में जो है वो जस्टिस है, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी है। ये चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी गई थी। तो उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो आज आप प्रेम्बल जो देख रहे हैं, जो प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से
लिया गया है। जो हमारा प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बेसिकली कहां से लिया गया था? वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया था। इसीलिए बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसमें जो इसमें आइडियाज जो थे वो उसके बाद जो है वो अडॉप्ट हुए किसमें? प्रेम्बल में, उसमें कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, जो हमारा प्रेम्बल है, अगर आपको बोलेगा कि प्रेम्बल का कंसेप्ट कहां से है, तो आप बोलोगे जो प्रेम्बल में जो थॉट्स वगैरह हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमने लाए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इतना इफेक्टिव क्यों है भाई? लोग इस पे इतना बिलीव क्यों करते हैं? क्यों ये इतना इफेक्टिव है? क्यों लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं? आखिर इसमें क्या चीज है भाई? तो पहला जो है वो है प्रोमलगेशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये उन लोगों ने बनाया था, ये उन लीडर्स ने बनाया था जो इंस्पायर हुए थे या जो नेशनल मूवमेंट्स में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये वो लोग थे जो नेशनल मूवमेंट से इंस्पायर हुए थे या जो लोग नेशनल मूवमेंट में जिन लोगों ने खुद हिस्सा लिया था। तो इन लोगों ने जो है वो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बनाया। अब देखो भाई, अब जो लोग जो हैं, जो लोग नेशनल मूवमेंट से जिन लोगों ने थॉट्स लाए या जो लोग खुद आज़ादी में जिन लोगों ने जदोजहद की थी, वही लोग फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो आप उस पर ट्रस्ट करेंगे कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे? ओबियसली ट्रस्ट करेंगे। क्यों करेंगे ट्रस्ट? जिस बंदे ने आपको आज़ादी दिलाई है भाई, जिस आदमी ने आज़ादी में जदोजहद की है ताकि लोगों को आज़ादी मिले, तो वही बंदा फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, तो वो अच्छा ही सोचेगा लोगों के लिए, ओबियसली। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये उन लोगों ने बनाया था जो लोग नेशनल मूवमेंट्स में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था या जो लोग इंस्पायर हुए थे नेशनल मूवमेंट से। तो ये कोई डिक्टेटर नहीं थे, बल्कि ये हम में से हमने ही चुने थे। ये लोग हम में से ही लोग थे जिन लोगों ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और लोगों के उनके ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट था। लोग इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, इसीलिए लोगों ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी ट्रस्ट किया। उसके बाद सबस्टेंटिव प्रोविजंस। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सभी लोगों के लिए बेसिकली इक्वल है। मिसाल के तौर पर कल को कोई बोलेगा कि अरे भाई साहब, आपने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ये तो मुस्लिम्स के लिए सही नहीं है, ये तो मुस्लिम्स के लिए या तो हिंदू के लिए सही नहीं है या तो क्रिश्चियन के लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सभी लोगों के लिए इक्वल है। कल को कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई साहब मेरे लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही वो चीजें मेंशन की गई हैं, डाइवर्सिटी को बहुत खास ख्याल रखा गया है, ताकि लोग सोचेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर मजहब के लिए नहीं है। तो इसीलिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लोग बिलीव इसीलिए करते हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो पहले से ही क्या है कि बैलेंस किया गया है, इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है, ताकि किसी के ऊपर जुल्म ना हो जाए। तो इसीलिए लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफेक्टिव है हमारे देश में। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये है बैलेंस डिजाइन में। अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना तो ये रिजिड है ना ये फ्लेक्सिबल है। अब रिजिड और फ्लेक्सिबल क्या है? मतलब हम इसको आसान तरीके से वो जो है हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कल को लगेगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो चेंज करने की जरूरत है, तो पहले आपको पार्लियामेंट में पहले डिस्कस करना पड़ता है, आपको एक बिल देनी पड़ती है, उसके बाद बिल पे डिस्कशन होता है। जब लोगों को लगे कि नहीं ये लॉ हमें लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो इस पे पहले डिस्कशन होता है। इसीलिए हर कोई चीज जो है वो बैलेंस तरीके से बनाई गई है। तो इसीलिए लोग इस पे बिलीव करते हैं। लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें कोई भी जुल्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बैलेंस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन आज इतना इफेक्टिव है, तो इसीलिए लोग इस पे ऊपर बिलीव करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लोगों ने सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने काफी सारी चीजें जो है डिफरेंट कंट्री से लाई है। मिसाल के तौर पर जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अब हमने कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो हम पहले हमारे जो लीडर्स थे वो बाहर देशों में गए, उन लोगों ने देखा कि भाई यहाँ किस तरीके से हालात हैं, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर चलता है, किस तरीके से यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं। फिर हमने वहाँ से थॉट्स लिए, हमने वहाँ पर फिर आइडियाज़ लिए, फिर वो आइडियाज़ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किए हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम बोलते हैं बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं किस देश से हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट लाया फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। पहले हम देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया है और रूल ऑफ लॉ लाया है।
आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है ये पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर प्रेसिडेंट भी है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। हमने दो चीजें लाई, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। कहां से हमने लाई है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये दो चीजें लाई है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लाई है? हमने लाया चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हम फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या है, किस तरीके से ये लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमने दो चीजें लाई है यहाँ से, एक हमने लाया फंडामेंटल राइट्स, दूसरा हमने लाया पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। किस तरीके से हम जुडिशियल रिव्यू, किस तरीके से जो है हम लॉ को रिव्यू करेंगे, किस तरीके से जुडिशियल जो है वो रिव्यू लॉ को रिव्यू करता है, ये चीज़ भी हम जो है वो हमने यूएस से लाया है, और ये चीज़ भी हम आगे डिस्कस करते हैं किस तरीके से जो है वो चेक एंड बैलेंस हमारी जुडिशरी करती है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया डीपीएसपीस, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं, ये हम चैप्टर सेकंड में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लाया है? हमने लाया आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीन चीजें हमने कहां से लाया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लाया? कॉसी फेडरल फॉर्म विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आप अभी देख रहे हैं कि हमारी जो कंट्री में जो है वो स्टेट हैं और यूनियन है, यूनियन मोर पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू स्टेट। तो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉसी फेडरल फॉर्म विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आइडिया हमने कहां से लाया? हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब क्या लिविंग डॉक्यूमेंट है? आप लोगों ने सुना होगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए लिविंग डॉक्यूमेंट है, कल को अगर हमें लगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करनी है तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है। पार्लियामेंट में जो है एक बिल पास होगी, उस बिल पे पहले डिस्कशन होगा, जब वो बिल जो है लोकसभा में पास हो जाएगी फिर राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा के बाद फिर जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगी, जब प्रेसिडेंट का साइन होगा तभी जाके वो बिल पास होगी, तभी जाके हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ये लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है? ये लिविंग डॉक्यूमेंट इसीलिए है, कल को हमें जो है हमें टाइम के हिसाब से अपने आप को भी चेंज करना है और हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स को भी चेंज करना पड़ता है। मान लीजिएगा कि आज एक लॉ है, कल को जो है वो सोसाइटी चेंज हो रही है, हमें सोसाइटी के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से जो है वो कानून भी जो है वो चेंज करना होता है, तो वो हम आराम से कर सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये खुद में ही जिंदा है, जानदार, खुद में ही जानदार है, ठीक है। तो यहां तक ये जो है आपका आज का पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। दूसरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई भी आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, तो वहाँ पर आपको ये नोट्स मिलेंगे, नोट्स आपको सारे मिलेंगे, आपको टेंशन नहीं है। तो वहाँ पर आप जो है वो ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।